तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल, और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक यूपीटीजीटी बायोलॉजी की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शुरू की थी, और उसी क्रम में ये 2010 का क्वेश्चन पेपर का तीसरा और अंतिम भाग है। पिछले दो वीडियोस में हमने 96 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, और इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे 97th क्वेश्चन से। 97वां क्वेश्चन जो है वो उसको पढ़ते हैं। कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ इक्विसिटम इन। इक्विसिटम के स्टेम में कैरिनल कैनाल्स कहाँ पाई जाती हैं? उसके वेस्कुलर बंडल्स में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, या फिर तीनों में। इक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएँ पाई जाती हैं, संवाहन पूल में, बलकुट में, पिथ में, या इनमें से सभी में। देखिए, इक्विसिटम का जो स्टेम है उसमें कैरिनल कैनाल उनके वेस्कुलर बंडल्स में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वेस्कुलर बंडल्स में। ठीक है। 98 में पूछा गया है विच वन इज़ अ ज़ीरोफाइट। इनमें से ज़ीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद पौधा कौन सा है? जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं, जो उनके हिंदी में इसको मरुद्भिद पौधे बोलते हैं और इंग्लिश में ज़ीरोफाइट बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए और पूछा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। मार्सिलिया है, अज़ोला है, सल्विनिया है और इक्विसिटम है। मार्सिलिया, सल्विनिया, अज़ोला एंड इक्विसिटम। देखिए, जो इसमें ज़ीरोफाइट पौधा है वो है इक्विसिटम। इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्स टेल इनमें से किसका दूसरा नाम है, तो आप इक्विसिटम के साथ जा सकते हैं। ठीक है। 99 में पूछा द लिटिल क्लब मॉस इज़ द कॉमन नेम फॉर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये आप किसी अच्छी बुक से खासकर उपकार की बुक है वो ख़रीद लें, या फिर आप कहीं से डाउनलोड करना चाहें तो ऑनलाइन उस भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन नेम्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन जो ये पूछा गया है यहाँ पर, द लिटिल क्लब मॉस इज़ कॉमन फॉर द ऑप्शन दिए सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या फिर मार्सिलिया। लिटिल क्लब मॉस किसको बोलते हैं? लेकिन लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं सिलेजिनेला को। किसको बोलते हैं? सिलेजिनेला को। और इक्विसिटम को क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्फीबियन प्लांट। इनमें से कौन सा एक एम्फीबियन प्लांट है? इस एम्फीबियस लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में। लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, मार्सिलिया या फिर इक्विसिटम है। ठीक है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है। मार्सिलिया एक एम्फीबियस प्लांट है। कौन सा है? मार्सिलिया। 101 में पूछा गया मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास किन में पाए जाते हैं? एंथोसरस में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, फिर मर्केंशिया में। एंथोसरस, फ्यूनेरिया, रिक्सिया या फिर मर्केंशिया में। देखिए, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा किस में पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेकेंड। 102 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑफ रिक्सिया इज़ एक्वेटिक। इनमें से रिक्सिया की कौन सी स्पीशीज़ पानी में पाई जाती है, जलीय प्रजाति है? आर डिस्कलर है, आर फ्लूटेंस है, आर और स्टाइला है, या फिर आर रेटिकुलेटा है। इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, रिक्सिया फ्लूटेंस। देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे याद कर सकते हैं? फ्लूटेंस को से मिलता जुलता इंग्लिश में एक वर्ड है फ्लोट। फ्लोट का मतलब पानी में तैरना। ठीक है। तो इससे आप इसको आंसर तैयार कर सकते हैं कि रिक्सिया की एक्वेटिक मतलब जलीय प्रजाति कौन सी है? रिक्सिया फ्लूटेंस। तो शायद हो सकता है इसी आधार पर उसका नाम फ्लूटेंस रखा होगा, क्योंकि फ्लोट का मतलब इंग्लिश में फ्लोट बोलते हैं उसको, हिंदी में मतलब क्या होता है? तैरना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायोशियस प्लांट। इनमें से कौन सा एक डायोशियस प्लांट है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ये भी रिक्सिया के ऑप्शन है। रिक्सिया क्रिस्टेलिना, रिक्सिया ग्लोका, रिक्सिया पेनहेनकोलेंसिस और रिक्सिया हिमालयेंसिस। इनमें से कौन सी डायोशियस स्पीशीज़ है? तो जो चौथा ऑप्शन है रिक्सिया हिमालयेंसिस एक डायोशियस स्पीशीज़ है। 104 में पूछा गया विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज़ हैप्लॉइड। इसमें फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है? कैलिप्ट्रा है, ओपर्कुलम है, कॉल्यूमेला है या फिर एनुलस है। इसमें से कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है? देखिए,
फ्यूनेरिया का जो कैलिप्ट्रा है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें क्रोमोसोम का केवल सेल में एक ही सेट होता है। अगर 2 सेट होंगे तो डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 4 हैं तो टेट्राप्लॉइड और 5 हैं तो पेंटाप्लॉइड, 6 हैं तो हेक्साप्लॉइड। इस तरह से गिनती उनकी बढ़ती जाती है। 105 में पूछा गया एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड्स जिसको मूलाभास कहते हैं वो कैसे हैं? मोनोफ्लैजिलेट, एक फ्लैजिला वाले हैं, ब्राई फ्लैजिलेट हैं, बहुत सारे 2 फ्लैजिला वाले हैं, क्वाड्री फ्लैजिलेट, क्वाड्री का मतलब 4 होता है, क्वाड्री फ्लैजिलेट का मतलब 4 फ्लैजिला वाले हैं, या फिर मल्टी फ्लैजिलेट हैं, कैसे हैं? ठीक है, तो रिक्सिया के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो कैसे हैं? बाई फ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं उसमें। विच टेरिडोफाइट फिक्सेस नाइट्रोजन, कौन सा टेरिडोफाइट नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला टेरिडोफाइट है? अजोला है, साल्विनिया है, टेरेस है, या फिर सिलेजिनेला है? अजोला, साल्विनिया, टेरेस, इसमें पी साइलेंट है, PTERIS में टेरेस जो है साइलेंट है, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेजिनेला। क्वेश्चन नंबर 106। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजोला, AZOLLA। 107 में पूछा कि चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ, चिलगोजा एक तरीके का ड्राई फ्रूट होता है, आपने देखा भी होगा, कुछ आप लोगों ने खाया भी होगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीशीज़ का ड्राई फ्रूट है? देखो, चिलगोजा बेसिकली जिम्नोस्पर्म का एक प्रोडक्ट है। जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं उनका एक प्रोडक्ट है। तो 4 ऑप्शन दिए, कौन सा? साइकस है कि पाइनस है, मैंगो है, या फिर जिम्नोस्पर्म है? जैसा कि मैंने बताया, चिलगोजा एक जिम्नोस्पर्म का प्रोडक्ट है, तो मैंगो तो उसमें ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो बचा साइकस, पाइनस और जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 107, चिलगोजा देखिए पाइनस स्पीशीज़ के द्वारा ये जो चिलगोजा होता है, जो ड्राई फ्रूट आता है, बेसिकली एक तरीके का ड्राई फ्रूट होता है, और ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है पाइनस का। किसका है? पाइनस का। तो ऑप्शन सेकंड। अगला है द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस, माइक्रोस्पोरोफिलस इज प्रेजेंट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं। कौन से तल पर उपस्थित होती हैं? वो अभ्यक्ष तल पर, अपाक्ष तल पर, किनारों पर, या फिर कक्ष में? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एडेक्सियल साइड पर, अबैक्सियल साइड पर, अलोंग द मार्जिन, मार्जिन्स के किनारे पर, या फिर एक्सिस के बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑन अबैक्सियल साइड। कौन सी साइड? अबैक्सियल साइड पर ये लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। नेक्स्ट है RQ स्टैंड्स फॉर। देखिए, RQ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनमें क्लास 11 में NCERT का जो चैप्टर है, डाइजेशन का चैप्टर, उसमें RQ के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो पूछा गया कि RQ बेसिकली है क्या? RQ को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ। तो पूछा गया कि RQ बेसिकली है क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव है ये। नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो पदार्थ सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो विघटित होकर ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, फैट है, या कार्बोनिक एसिड है। ये कौन तय करता है? ये उसका RQ तय करता है। क्या तय करता है? उसका RQ तय करता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, किसी रासायनिक क्रिया में कितना वाटर रिलीज हुआ है उसके बारे में बताता है, या फिर टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म, ये एक तरीके का एल्कोहल है। देखिए, RQ जैसे मैंने कि बताया कि रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है, तो उस सबस्ट्रेट को के नेचर को हम RQ से पता कर सकते हैं। देखिए, RQ अगर 1 है तो सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा, RQ अगर 1 से कम है तो सबस्ट्रेट या तो प्रोटीन होगा या फिर फैट होगा, और RQ अगर 1 से ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट कोई कार्बोनिक एसिड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 110, विच थियरी एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा सिद्धांत हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के निर्माण का वर्णन करता है? लिपमैन एंड डोआमैन के सिद्धांत के द्वारा, फिशर के ताला चाबी सिद्धांत द्वारा, कोशलैंड के प्रेरित आसंजन सिद्धांत द्वारा, या फिर मिशेल के रसायन
परासरण सिद्धांत द्वारा। इंग्लिश में लिपमैन एंड लोमैन थियोरी, फिशर्स लॉक एंड की थ्योरी, कोस्टलैंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या फिर मिशेल्स सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, मिशेल्स सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस की जो वुड है यानी कि लकड़ी है, और शुद्ध हिंदी में उसको कास्ट बोलते हैं, कास्ट। वो कैसी है? पिक्नोजाइलिक है, मोनोजाइलिक है, पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सघन दारुक है, विरल दारुक है, सघन और विरल दोनों है या दोनों में से कोई नहीं। देखिए पाइनस का कास्ट पिक्नोजाइलिक है। पिक्नोजाइलिक कास्ट काफ़ी हैवी होती है और बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है और बहुत ही बेहद मजबूत कास्ट होती है, ठीक है। तो इनका उपयोग बेसिकली रेलवे स्लीपर वगैरह बनाने में काम आता है, क्योंकि ये कास्ट बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, बहुत मजबूत होती है। जो अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर बनते हैं वो भी इसी लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और वो फर्नीचर थोड़े से महंगे भी बिकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि पाइनस का वुड कैसा है, तो आंसर है इसका पिक्नोजाइलिक, ठीक है। कैसा है? पिक्नोजाइलिक। द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं, यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम है, 1 या 2 क्वेश्चंस इनमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन सामने आया है कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है। जामिया है, एफेड्रा है, साइकस है, फिर गिंको है। जामिया, एफेड्रा, साइकस और गिंको। क्वेश्चन नंबर 112। सबसे छोटा जो लिविंग जिम्नोस्पर्म है वो है जामिया, ZAMIA, ठीक है। पॉलिनेशन इन पाइनस, पाइनस में पॉलिनेशन यानी कि परागण कैसे होता है? एनीमोफिलस है, हाइड्रोफिलस है, जूफिलस है या फिर कैरियोप्टेरस है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वायु के द्वारा परागण है, जल परागण है, जंतु परागण है या फिर कैरियोप्टेरस। ये शायद बैट से संबंधित है, चमगादड़ से संबंधित है। तो पूछा कि पाइनस में पॉलिनेशन कैसे होता है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 113। देखिए पाइनस में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा। और विंड के द्वारा पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिलस। कैसी? एनीमोफिलस। और हिंदी में भी दिया गया वायु परागण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फर्स्ट। 114 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल है? ऑप्शन दिए नीटम, नीमन, गिंको, बाइलोबा, सेड्रस डियोडारा और इफेड्रा फोलिएटा। इसमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है? तो लिविंग फॉसिल गिंको है। कौन सा है? गिंको। ऑप्शन नंबर 2। द विंग ऑन द सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम। ये पूछा गया कि जो पाइनस के सीड में जो विंग्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? इंटेग्यूमेंट का ये से डेवलप होते हैं, न्यूसेलस से होते हैं, कार्पेलरी स्केल से होते हैं या फिर ओवेलिफेरस स्केल से होते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में अध्यावरण से, बीजांड काय से, अंडपी शल्क से या फिर बीजांडधर शल्क से। तो पूछा कि पाइनस के बीज में पंख किससे विकसित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। तो पाइनस के जो विंग्स होते हैं, सीड के विंग्स होते हैं, वो किससे डेवलप होते हैं? ओवियोलिफेरस स्केल के द्वारा। ओवियोलिफेरस स्केल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है गायनेशियम रिप्रेजेंट्स। गायनेशियम किसको दर्शाता है? ओवरी विथ फ्यूज्ड स्टिग्मास, ओवरीज विथ फ्यूज स्टाइल, अ सिंगल कार्पेल या द होल ऑफ द कार्पल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 116, ठीक है। देखिए गायनेशियम जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, वो बेसिकली क्या है? इट्स अ होल ऑफ कार्पल्स। पूरे कार्पल्स का ये पूरा का पूरा समूह है, उसको गायनेशियम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर 4। नियोटिया प्लांट इज। नियोटिया प्लांट, नियोशिया इसको पढ़ते हैं। प्लांट कैसा है? सैप्रोफाइट है, सिम्बॉयंट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है या फिर नन ऑफ दिस। हिंदी में मृतोपजीवी है, सहजीवी है, कीट भक्षी पादप है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117। देखिए नियोशिया जो है बेसिकली एक सैप्रोफाइट प्लांट है। कैसा प्लांट है? एक सैप्रोफाइट प्लांट है। 118 में पूछा गया द प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट ऑफ
टू फ्लावर शुड बी, एक प्लांट जिसको कम से कम 10 घंटे की लाइट की ज़रूरत होती है, किस लिए? फ्लावरिंग के लिए, यानी कि उसमें फूलों के आने के लिए। तो उन प्लांट्स को हम किस ग्रुप में रखेंगे? लॉन्ग डे प्लांट हैं, शॉर्ट डे प्लांट हैं, डे न्यूट्रल प्लांट हैं, या इनमें से कोई नहीं? जिस प्लांट को ये फोटो पीरियडिज्म का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये पौधा कैसा होना चाहिए? दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादप, लघु प्रदीप्तिकाली पादप, दीप उदासीन पादप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही आंसर है वो है लॉन्ग डे प्लांट। 119 में पूछा गया था ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई, जो अनुवर्ती गति जो होती है प्लांट्स में वो किसके कारण होती है? कोशिका दीर्घाकरण के कारण, कोशिका झुकाव के कारण, कोशिका विभाजन के कारण, या कोशिका प्रसुप्ति के कारण? सेल इनलार्जमेंट, सेल बेंडिंग, सेल डिवीजन, या फिर सेल डोरमेंसी? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेल इनलार्जमेंट की वजह से। ट्रॉपिक मूवमेंट किस वजह से होता है? सेल इनलार्जमेंट की वजह से, जब सेल अपने आकार को बढ़ाने लगती है। 120 में पूछा गया बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज आर कॉल्ड, जाति और उपजाति के बीच की जाति को क्या बोलते हैं? सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति, या फिर उपजाति? इंग्लिश में सिबलिंग स्पीशीज, सेमी स्पीशीज, सुपर स्पीशीज, या फिर सब स्पीशीज? देखिए, स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ के बीच में जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया? उनको सेमी स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेकंड। 121 में पूछा गया द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज़, संसार की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन है। व्हीट यानी कि गेहूँ, मेज़ यानी कि मक्का, जिसको कॉर्न में बोलते हैं, भुट्टा, राइस चावल, और बार्ले धान। ठीक है, देखिए विश्व की जो सबसे मुख्य खाद्य फसल है, जो सबसे मुख्यतः सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, वो गेहूं है। और शायद विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर गेहूं खाया ना जाता हो किसी न किसी रूप में। भारत में खासकर जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो गेहूं को रोटी के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लगभग हर भारतीय घर में रोटी ज़रूर बनती है। हाँ, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ शायद रोटी का इतना प्रचलन नहीं है, वहाँ ज़्यादातर लोग चावल यूज़ करते हैं। लेकिन विश्व के जो अलग देश हैं वो किसी न किसी के रूप में व्हीट का, गेहूं के आटे का मैदा भी बनता है, उसका इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में। तो विश्व की सबसे मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? वो है व्हीट यानी कि गेहूँ। 122 में पूछा गया था फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई हमेशा कैसे होते हैं? हेट्रोफाइट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइट है, या फिर पैरासिटिक है? देखिए, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेट्रोफाइट्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट वो होते हैं, या ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन प्लांट खुद बना सकते हैं। 123 में पूछा गया स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज, लाइकेन में श्वसन में सहायता करने वाली स्ट्रक्चर्स जो संरचना है उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है, इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, या फिर साइफिला? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th, साइफिला वो स्ट्रक्चर है जो लाइकेन को रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में सहायता करता है। अगला है द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम इन पैडी फील्ड इज, पैडी मतलब धान के खेतों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? ठीक है, बैक्टीरिया नहीं पूछा, ध्यान रखिए, साइनोबैक्टीरिया पूछा गया है। इसमें ऑप्शन जो दिए हैं सिलेंड्रोस्पर्मम, ओलोसाइरा, ऑसिलेटोरिया, या फिर नॉस्टॉक? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2nd, ओलोसाइरा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धान के खेतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। और इस वीडियो का सीरीज़ का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, एक बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं वो कहाँ होते हैं? उसके प्लाज्मिड में, उसके एपिसोम में, मीजोसोम्स में, या फिर न्यूक्लियाइड में?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीजोसोम। मीजोसोम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ एक आउटग्रोथ है, एक प्रोजेक्शन है, और बैक्टीरिया में एक किस में सहायता करता है, जो बैक्टीरिया के मीजोसोम्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन पेपर का अंतिम भाग। और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है मेरा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सुझाव है, आपका कोई कमेंट हो, वो हमें उसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और साथ ही जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में, हर वीडियो में मैं ये बात कहता आया हूँ कि बहुत जल्द हमें एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, और हमने वो सीरीज़ शुरू भी कर दी है, और कुछ मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब पर डाले भी हैं सेल के बारे में, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उनको देखिए। और इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, और बायोलॉजी सब्जेक्ट पर तो मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। और इसके अलावा जो मेरा आगे का भविष्य का प्लान है वो है जो इंग्लिश ग्रामर है, खासकर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या सीखना चाहते हैं, या जो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आती हैं, उनके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाना शुरू करूँगा। इसी चैनल के अंडर में नाम सेम ही रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।